आज हम लोग बात करेंगे चेंजिंग द लाइव्स ऑफ विडोज। मतलब ये कि हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में देखा कि राजा राम मोहन रॉय जो हैं वो पूरी तरीके से हमारे इंडियन सोसाइटी को बदलना चाहते हैं, है ना। वो सोच लिए हैं कि बदल के ही दम मारेंगे, और वो पूरी तरीके से वेस्टर्न एजुकेशन को फॉलो करते थे और वो चाहते थे कि सती प्रथा ये सब जो भी बुरा बुरा प्रैक्टिस है हमारे भारत के सोसाइटी में वो खत्म हो जाए। चलिए आज देखते हैं कि आखिर किस प्रकार के जो महिलाएं, उस महिला जिसके की पति डेथ कर गए हैं उनके जीवन में किस प्रकार से बदलाव आया देखते हैं। लिखा हुआ है, राजा राम मोहन रॉय वॉज सीरियस बाय द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द विडोज इन देयर लाइव्स। मतलब कि हमारी, जैसे हमने आपको शुरुआत वाले क्लास में ही कहा था कि यदि किसी महिला का हस्बैंड डेथ कर गया, वो मर गया, तो उस महिलाओं को भी जबरन जलना पड़ता था, है ना। और मान लीजिए कोई महिला यदि नहीं जल रही हैं, उसके साथ नहीं जाके आग में बैठ गई और वो जिंदा रह गई, तो उनको समाज जीने नहीं देता था। मतलब उनको ताना मारना, है ना, अलग नजरिए से देखना, इस प्रकार से उसको घृणा का भाव दिखा देना कि वो अपने आप में, मतलब एक तरीके से वो सुसाइड कर ले, मतलब उसको बहुत फोर्स किया जाता था। तो ये समस्या जो है ना राजा राम मोहन रॉय को देखा नहीं गया। इनको लगा कि भाई उनका हस्बैंड ही डेथ किया है ना, तो जाने दो उनको, लेकिन इनको तो जीने का अधिकार है ना। तो ये समस्या जो है राजा राम मोहन रॉय को बहुत ही टच कर गया, तो इनको लगा कि यही समस्या सबसे पहले खत्म किया जाए, है ना। फिर आगे देखते हैं ये क्या करते हैं। ही बिगेन अ कैंपेन अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती। इन्होंने कैंपेनिंग किया। कैंपेनिंग का मतलब यहाँ पे हो गया, ये अपने उन सारे लोगों के साथ जो इनको फॉलो करते थे, जो इनके विचार को मानते थे, उनके साथ इन्होंने अलग अलग जगह पर घूम घूम के अलग अलग लोगों को बताया कि सती प्रथा क्या है, गलत है, उसको छोड़ दो, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। ही वॉज एक्सपर्ट इन संस्कृत, पर्शियन एंड सेवरल अदर इंडियन एंड यूरोपियन लैंग्वेजेज। सोचो, राजा राम मोहन रॉय साधारण आदमी नहीं था, बहुत ज्ञानी आदमी था, इसीलिए लोग इसको फॉलो भी करते थे, है ना। तो राजा राम मोहन रॉय को संस्कृत का नॉलेज था, पर्शियन लैंग्वेज का नॉलेज था, इंडियन लैंग्वेज भी अलग अलग प्रकार के उनको मालूम थे, और कुछ हमारे यूरोपियन लैंग्वेज भी उनको मालूम थे। सोचो, यानी कि इंग्लिश भी जानते थे, इसीलिए ये इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट भी करते थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। थ्रू हिज राइटिंग्स ही ट्राइड टू शो दैट द प्रैक्टिस ऑफ विडो बर्निंग हैड नो परमिट इन एंशिएंट टेक्स्ट्स। ये ना अपने राइटिंग के जरिए, यानी कि ये अपने जो किताब लिखते थे, किताब लिख के जो अपने बाजारों में लोगों को देते थे पढ़ने के लिए कि भाई इसके बारे में पढ़ो, इसके बारे में सोचो, सती प्रथा गलत है, उसको छोड़ दो। ये अपने राइटिंग के जरिए लोगों को बताना चाहते थे कि विधवा को जो तुम लोग जला दे रहे हो ना, ये गलत है, और ये चीज़ हमारे पुराने किताबों में कहीं नहीं लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? मतलब कि ये लोगों को प्रमाण देते थे कि देखो आज जो हम लोग ये तरीका अपना रहे हैं ये गलत है, ये शुरू से नहीं हो रहा था, बल्कि ये हम लोगों ने अपना लिया है जो कि गलत है। तो हम लोगों को, जब हमारे बड़े पूर्वज ये लोग नहीं किए तो हम लोग ऐसा क्यों करें, तो हमको भी सती प्रथा को छोड़ देना चाहिए, ये लोगों से कहते थे। ठीक है, आगे बढ़ फिर। मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैड ऑल्सो बिगन टू क्रिटिसाइज इंडियन ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमेशा से हमारे भारत के परंपराओं को कोसता था, उससे वो नफरत करता था। उन अंग्रेजों का यह मानना था कि इंडियन लोगों को ना जीने का तरीका नहीं मालूम है ना। यानी कि वो इसलिए कहते थे क्योंकि हमारे भारत में उस समय पे सती प्रथा था। उनको लगता, जैसे देखो अंग्रेज कहाँ से आए हुए थे, ब्रिटेन से, यानी कि इंग्लैंड, ब्रिटेन, वही सब जगह से आए थे। तो वहाँ पे जब कोई हस्बैंड मरता है तो उनके पत्नी को भी जलना नहीं पड़ता है। लेकिन वो चीज़ जब उन्होंने भारत में देखा ना तो उनको बड़ा उटपटांग लगा। उन्होंने ये देखा कि भाई इनका हस्बैंड मर गया लेकिन इनको भी जिंदा जला दिया जा रहा है, तो अंग्रेजों को बड़ा उटपटांग लगा। तो उनको ये समझ में आ गया कि भारत के लोगों को जीने का तरीका नहीं मालूम है ना। चलो कोई बात नहीं, इसका हस्बैंड मर गया तो उसको जीने का तो अधिकार है ना। ये सिस्टम जो है अंग्रेजों को हमारे भारत का बहुत ही बुरा लगा। तो कहीं ना कहीं अंग्रेज भी चाहते थे कि ये पुराना पुराना जो सिस्टम है भारत में, सती प्रथा वाला सिस्टम, इसको खत्म किया जाए, क्योंकि अंग्रेज भी भारत में एक बदलाव चाहते थे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैनी ब्रिटिश ऑफिसर्स हैव आल्सो बिगन टू क्रिटिसाइज इंडियन ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स। तो जो भारत में पुराने पुराने रीति रिवाज चलते थे उनको भी ब्रिटिश जो है ना क्रिटिसाइज करते थे, और उनका यह मानना था कि ये सारा का सारा सिस्टम खत्म किया जाए और एक जीने का नया तरीका ढूंढा जाए। फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। मैनी ब्रिटिश ऑफिसर्स वेर विलिंग टू लिसन टू राजा राम मोहन रॉय बिकॉज ही वॉज रेपुटेड एंड अ लर्नेड मैन। राजा राम मोहन रॉय इतने प्रसिद्ध आदमी थे, इतने पढ़े लिखे, इतने ज्ञानी आदमी कि ब्रिटिशर्स भी इनको सुनना पसंद करते थे। क्योंकि ऑब्वियस बात है भाई, जब राजा राम मोहन रॉय यूरोपियन लैंग्वेज को भी जानते हैं तो कहीं ना कहीं ये इंग्लिश भी जानते होंगे,
इंग्लिश जानते होंगे, तो अंग्रेज भी इनको सुनना पसंद करते थे। यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि राजा राम मोहन रॉय का जो आइडियोलॉजी था, इनका जो विचार था, ये अंग्रेजों को भी अच्छा लगता था। बात समझ में आ रही है। और ऑब्वियस ये बात है, राजा राम मोहन रॉय वेस्टर्न एजुकेशन को भी फॉलो करते थे, बढ़ावा देते थे, इसीलिए ब्रिटिशर्स भी राजा राम मोहन रॉय को पसंद किया करते थे। ठीक है, फाइनली और आखिरकार लास्ट में जाके 1829 में सती वाज बैन। लास्टली याद रखिएगा 1829, ये डेट याद कर लीजिए, 1829 को सती प्रथा हमारे भारत से बंद कर दिया गया। यानी कि अब किसी का यदि हस्बैंड मर जाएगा तो उनके पत्नी को भी जिंदा जलने की कोई जरूरत नहीं है, उनको भी जीने का अधिकार है, वो चाहे तो दूसरे से रीमैरिज कर सकती है। इस प्रकार का सिस्टम उस समय से लागू हो गया हमारे भारत में। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। द स्ट्रैटेजी adopted by Raja Ram Mohan Roy was used by later reformers as well। जब राजा राम मोहन रॉय का डेथ हो गया उसके बाद भी इंडिया के अलग अलग पार्ट में जितने भी हमारे बड़े बड़े रिफॉर्मर हुए, उन्होंने भी राजा राम मोहन रॉय की आइडियोलॉजी को फॉलो किया, उनको प्रेरणा मान के अलग अलग जगहों पर उन्होंने भी सती प्रथा को खत्म करने का निश्चय कर लिया। उनको लगा कि जब हमारे राजा राम मोहन रॉय इसका लड़ाई लड़ सकते हैं तो हम भी उनसे इंस्पायर होकर अपने अपने जगहों पर सती प्रथा खत्म करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद वेन एवर दे विश टू चैलेंज अ प्रैक्टिस दैट सीम्ड हार्मफुल दे ट्राइड टू फाइंड अ सेंटेंस इन द एंशिएंट सेक्रेड टेक्स्ट दैट सपोर्टेड देयर पॉइंट ऑफ व्यू। इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि हमारे बड़े बड़े रिफॉर्मर्स हमारे समाज में अलग अलग प्रकार के रीति रिवाज को यदि खत्म करना चाहते थे तो पहला तो लोग उसको क्या करते थे, खत्म होने नहीं देना चाहते थे, नहीं भाई हमारा ये रीति रिवाज हम कैसे छोड़ दें। फिर हमारे बड़े बड़े रिफॉर्मर्स ये कहते थे कि देखो ये जो हम लोग कर रहे हैं ये गलत है, इसका कहीं पे भी वर्णन जो है हमारे पुराने किताबों में नहीं हुआ है, तो जब हमारे बड़े पूर्वज हमारे नहीं किए ये चीज़ तो हम क्यों करें, है ना। तो जब भी इनको कोई एक रीति रिवाज को बदलना होता था ना तो ये लोगों को कहते थे, ये लोगों को कहते थे कि देखो जब हमारे बड़े पूर्वज दादा परदादा छदादा ने ये सारा काम नहीं किया तो हम लोग क्यों करें, ये काम गलत है तो इसको भी हम लोगों को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, आगे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिफॉर्मर ईश्वर चंद्र विद्यासागर यूज्ड द एंशिएंट टेक्स्ट टू सजेस्ट दैट विडोज कुड रीमैरी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया गया है एक बहुत ही बड़े रिफॉर्मर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने ये हमारे इंडिया के लोगों को बताया कि देखो विधवा महिला भी मैरिज कर सकती है, और इसका सबूत उन्होंने क्या दिया, इनका सबूत उन्होंने हमारे भारत के पुराने किताबों को खोज के दिया कि देखो किताबों में ऐसा लिखा हुआ है। मतलब कि पहले के लोग रीमैरिज करते थे, हम लोग वो आदमी है जो कि रीमैरिज को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग गलत कर रहे हैं। तो ये लोगों को कहते थे कि देखो हमारे बड़े पूर्वज जो हुआ करते थे वो लोग रीमैरिज जब करते थे तो हम लोगों को भी करना चाहिए, यानी कि विधवा को भी दोबारा शादी करने का अधिकार है ना। तो यहाँ पे आप बेसिकली ये कह सकते हैं कि राजा राम मोहन रॉय हो गए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, ये कुछ हमारे भारत के ऐसे बड़े बड़े रिफॉर्मर्स हैं जो कि इंडियन सोसाइटी को बदलने में बहुत बड़ा अपना योगदान दिए थे उस समय पे। ठीक है, उसके बाद हिज सजेशन was adopted by British officials and a law was passed in 1856 permitting widow remarriage। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के इस विचार से कि महिलाएं भी दोबारा, वो महिला जो कि विधवा हो चुकी है वो महिला भी दोबारा शादी कर सकती हैं, इस विचार से अंग्रेज इतना ज़्यादा खुश हुआ कि उन्होंने भारत में 1856 में एक नियम ही बना दिया कि महिला जिसका कि पति मर गया है वो भी दोबारा शादी कर सकती है, यानी कि विडो रीमैरिज के नाम से उन्होंने एक नियम ही पास कर दिया। अब लो नियम पास कर दिया तो आप नियम को आप ठुकराओगे नहीं, और यदि ठुकराओगे तो पनिश किए जाओगे ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के विचार से अंग्रेज इतना खुश हुआ कि उन्होंने 1856 में एक नियम ही निकाल दिया कि जाओ अब कोई भी आदमी जिसका कि डेथ हो गया है उनकी पत्नी वो विधवा नहीं रहेगी, बल्कि यदि उसका मन करे तो वो दूसरा शादी कर सकती है, और यदि उसका मन नहीं करे तो वो विधवा ही रहे, उसके ऊपर मर्जी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इन द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास जिसको हम लोग आज किस नाम से जानते हैं, चेन्नई के नाम से जानते हैं, तो इन द तेलुगु स्पीकिंग, उधर हमारा ना तेलुगु बोला जाता है ना, चेन्नई की तरफ तेलुगु बोला जाता है। तो इन तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी क्या लिखा हुआ है, विरासलिंगम पंतुलु फॉर्म एन एसोसिएशन फॉर विडो रीमैरिज।
एक आदमी का यहाँ पे नाम है विरासलिंगम पंतलुतु। ये एक आदमी का नाम है जो कि साउथ इंडिया में एक रिफॉर्मर थे। मतलब कि जिस प्रकार से हमारे राजा राम मोहन रॉय हुए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हुए, उसी प्रकार से ये भी हमारे एक रिफॉर्मर थे, जिन्होंने साउथ इंडिया में यानी कि इंडिया के साउथ वाले हिस्से में उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया, एक ग्रुप बनाया, और उसमें वो ग्रुप के लोग थे, यानी कि वो लोग उसमें थे जो कि विडो रीमैरिज को प्रमोट करते थे। मतलब कि विधवा महिलाएं भी अब शादी कर सकती हैं, उनको वो प्रमोट करते थे। कोई डाउट नहीं इसमें। तो आपके सामने यहाँ पे 3 बड़े बड़े रिफॉर्मर्स अभी तक आ गए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं यंग इंटेलेक्चुअल्स। यंग इंटेलेक्चुअल्स का मतलब वो लोग जो कि जवान हैं और बहुत ही बुद्धिमान है ना। यंग इंटेलेक्चुअल्स एंड रिफॉर्मर्स इन बॉम्बे ऑल्सो वर्कड फॉर विडो रीमैरिज। तो बॉम्बे में, जिसको आज हम लोग मुंबई के नाम से जानते हैं, तो बॉम्बे में भी बड़े बड़े एकदम नौजवान लोग भी और बड़े बड़े रिफॉर्मर लोग भी हमारे वहाँ पे बड़े बड़े काम करने लगे विडो रीमैरिज को लेकर। यानी कि वो लोग गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव घूमने लगे और वो बताने लगे कि महिला जो कि विधवा है वो भी शादी कर सकती है दोबारा, है ना। तो ये सारा चीज अब उस समय पे होने लगा था। यानी कि हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हमारा भारत उस समय पे धीरे धीरे बदल रहा था। ठीक है। तो उसके बाद इन द नॉर्थ इंडिया, यदि हम लोग नॉर्थ इंडिया का बात करें, स्वामी दयानंद सरस्वती who founded the reform association called the आर्य समाज also supported widow remarriage। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि साउथ इंडिया में काम कर रहे हैं विरासलिंगम पंतुलुतु, और नॉर्थ इंडिया में काम कर रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इस समय यहाँ पे हमारे नॉर्थ इंडिया में स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक, आप कह सकते हैं कि हु फाउंडेड द रिफॉर्म एसोसिएशन कॉल्ड द आर्य समाज। उन्होंने भी अपना एक एसोसिएशन बनाया था, यानी कि एक ग्रुप बनाया था लोगों का, उस ग्रुप का नाम था आर्य समाज। और ये आर्य समाज भी विडो रीमैरिज के लिए काम करता था। मतलब कि ये लोग भी पूरी तरीके से चाहते थे कि विधवा महिला भी दोबारा शादी कर सकती है ना। तो अच्छे लोग थे ये सारे। उसके बाद दोज हु मैरिड वेयर नॉट इजिली एक्सेप्टेड इन सोसाइटी एंड कंजर्वेटिव ग्रुप्स कंटिन्यू टू अपोज द लॉ ऑफ विडो रीमैरिज। तो मान लीजिए कि कुछ महिला जो कि जिसके पति मर गए, वो तो विधवा हो गई और वो दोबारा जाके किसी से शादी कर ली, है ना। शादी तो वो कर लेती थी, लेकिन अभी भी समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता था। हालांकि नियम तो बन गया है 1856 में, ब्रिटिशर्स ने विडो रीमैरिज का नियम तो निकाल दिया कि महिला अब जो विधवा है वो शादी कर सकती है, लेकिन आज भी उस समय का बात हो रहा है, जो महिला शादी कर लेती थी ना, उनको समाज एक्सेप्ट ही नहीं करता था, उनको समाज में रहने ही नहीं देता था, क्योंकि उस समय पे भी लोगों का मानना यह था कि इन्होंने जो किया वो गलत किया, है ना। तो ये, हालांकि आप देख रहे हो एक तरफ नियम है, लेकिन एक तरफ लोगों का जिद है कि नहीं, ये आपने जो किया ये गलत किया, है ना। तो ये सिस्टम भी था, लेकिन इसको बदलने में थोड़ा सा टाइम लगा। और आज के दौर में यदि हम लोग देखें तो जो महिला विधवा हो चुकी है वो भी शादी करती है और वो एकदम खुशी का जीवन अपने लाइफ का जीती है ना। उसको कोई मोहल्ला में बोल सकता है कि तुम मेरे मोहल्ले में नहीं रहोगे? नहीं बोल सकता आज के दौर में, लेकिन पहले ये चीज़ हुआ करता था। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगले वाले क्लास में बात करेंगे हम लोग गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल। ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।